स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जो है वो डाइलेक्ट्रिक की स्टडी करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ससेप्टिबिलिटी इनकी हम स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए हमने जो कूलम्स लॉ का चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, तो उसमें यहाँ पर उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक की स्टडी करते हैं। देखिए जो वैक्यूम होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। इसके बाद जैसे जैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे पेपर के लिए 3.5 ये नियरली है, वाटर के लिए 80 है, क्योंकि ये टेम्परेचर प्रेशर डिपेंडेंट है इसलिए ये नियरली बोले जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो इसी तरह इसमें जो कंडक्टिंग बॉडी होती है या कंडक्टिंग जो मटेरियल हैं उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट होता है। इस पर ध्यान दें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम नहीं होती है कभी भी। ठीक, मिनिमम वैल्यू वैक्यूम की 1 है और कंडक्टर की इनफाइनाइट है। इन जनरल में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या कैपेसिटर के अंदर प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रखते हैं उनकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 से ग्रेटर देन और नियर अबाउट 4, 5, 10 तक रहते हैं। लेकिन हम सभी मटेरियल को जो कंडक्टिंग नहीं है उनको हम डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। वैसे कंडक्टर का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है, लेकिन कंडक्टर को हम अलग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये एक डायग्राम से दिखाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कंडक्टर को रखते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करता है। देखिए कोई सी हम 2 प्लेटें ले लें, जैसे एक प्लेट हमने ये ले ली, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक प्लेट ये ले ली है, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया है। ये ऐसे करके प्लेटें हैं वर्टिकल इस तरह की, ठीक है ना। तो अगर इसके अंदर कोई हम कंडक्टर रख देंगे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होगा कि जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अपोजिट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे और इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से यहाँ आएंगे तो नेचुरल है कि इस सीट पर पॉजिटिव बन जाएगा और इस सीट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई नॉट लिया था, तो ये प्लस से माइनस में प्लस माइनस यहाँ पर आके टर्मिनेट हो जाएगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएगा। अंदर जो चार्ज है जो इंड्यूस हुआ है चार्ज ये वाला, ये इंड्यूस चार्ज जो है इसके ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो राइट टू लेफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है और जो बाहर का फील्ड था वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। कुल मिला के अंदर फील्ड इक्वल और अपोजिट होगा, इसलिए अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टेट में ध्यान रखना नहीं होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये केवल इसलिए दिखाया गया है कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है और इससे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो लेफ्ट को बनेगा। दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जितना चार्ज पॉजिटिव था उसके अपोजिट यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है, इसलिए नेचुरल है कि अंदर जो फील्ड बनेगा वो इसके इक्वल और अपोजिट होगा, इसलिए अंदर फील्ड हमेशा 0 होगा। तो आप समझ गए होंगे कंडक्टर को। अब जो डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर है उसको समझने के लिए हम पहले डाइलेक्ट्रिक की डिफिनीशन, उसकी स्ट्रेंथ, उसको पहले डिफाइन करेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट करें और जो पीडीएफ जिन लोगों के पास है निकाल लें, उसमें से आप इसको मिलाकर थ्योरी को स्टडी कर लें तो जल्दी हो जाएगा। तो लिखिए डाइलेक्ट्रिक। ए डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। ए डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल in which all the electrons are tightly bound. All the electrons are tightly bound to the nucleus of the atom. Electric conductivity of dielectric is very low. For ideal case it is 0. For ideal case it is 0. यानी कि उसमें बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका वैक्यूम होता है उसमें सबसे कम मिनिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1 होता है, वो आइडियल डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, आगे नोट करें। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल, नेक्स्ट पैरा में लिखना, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को समझ गए हैं, इनकी डिफिनीशन को। उसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे,
ठीक। अब आप पहले डिफिनीशन ये नोट करें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, और ध्यान रखना बोर्ड में ये डिफिनीशन आती है, इसको लर्न करके रखें। जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो क्या होगा कि उसकी जो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच होने लगेंगे और ऑर्बिट के बाहर आने लगेंगे। ठीक, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप मैक्सिमम लगा रहे हैं वो उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, नेचुरल है कि जब बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे। ठीक, इसको बोलेंगे कि वो ब्रेक डाउन हो गया। तो लिखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इफ ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन ए डाइलेक्ट्रिक, outer electron may get detached from their parent atoms. Dielectric behaves like a conductor. इस तरह से डाइलेक्ट्रिक बन जाता है कि जैसे वो कंडक्टर हो गया हो, इलेक्ट्रॉन जो है जब बाहर निकल आते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब आप नेक्स्ट पैरा में एग्जैक्ट डिफिनीशन को नोट करें और उसे लर्न रखना। मैक्सिमम फील्ड, पहले इसका वो लिख लें, मैक्सिमम फील्ड एट विच ब्रेकडाउन अकर्स इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना कि इसकी जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर हो गई क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई एयर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। अब डिफिनीशन को नोट करें, लिखिए द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड without breaking down of its insulating property is called its dielectric strength। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो उसको बियर कर सकता है। नेक्स्ट आप लिखें डाइलेक्ट्रिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। थोड़ा केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, 2 तरह से डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर वो हैं कि जैसे ऑक्सीजन है उसमें सेंटर पर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इनका कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक, और एक होते हैं नॉन पोलर, जैसे HCl है, उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा H में पॉजिटिव और Cl में माइनस रहता है, इनको हम बोलते हैं ये पोलराइज्ड है। पहले आप नोट करें, लिखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक, नंबर 2 नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहली हेडिंग डालें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सॉरी पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लिखें। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लाइक H2, N2 are made of non-polar molecules. The center of positive charge coincide with the center of negative charge. Each molecule has zero dipole moment in its normal state। नॉर्मल स्टेट का मतलब है कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो उनका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ये देखिए सेंटर पर न्यूक्लियस हो गया और बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे, नेचुरल है, इसमें किसी टाइप का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, नेट इफेक्ट यहाँ पर कैंसिल होगा। सेकेंड लिखें पोलर डाइलेक्ट्रिक लाइक H2O, HCl etc. are made of polar molecules. The center of positive and negative charges don't coincide because of a symmetric shape of molecules। देखिए ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपका HCl है तो इसमें यहाँ पर हल्का पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखना कि किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो कि पोलर हैं, इनके जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। ये हमने डाइपोल मोमेंट के रैंडम डायरेक्शन बना लिए हैं, ये ऐसे, इससे इनका नेट डाइपोल मोमेंट मिलाकर 0 होता है, वेक्टर सम 0 होगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इनका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो इनका वेक्टर सम 0 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम नॉन पोलर लें तो उसमें तो वैसे ही डाइपोल मोमेंट 0 है, लेकिन अगर हम पोलर लेते हैं तो उसमें डाइपोल मोमेंट तो है लेकिन नेट इफेक्ट इनका मिलाकर 0 होता है क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। वहाँ नोट कर लेना, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज 0। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज 0 ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर हम बाहर से फील्ड लगा दें तो क्या होगा। देखिए जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि ये जो नॉन पोलर है ये पोलराइज्ड हो जाता है। इसमें क्या होगा कि एक तरफ यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और एक तरफ
पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो इस तरफ यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि जो एटम नॉन पोलर था वो पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक, और अगर ऑलरेडी अगर ये पोलर हैं तो इसमें अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इनका अलाइनमेंट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो ये स्लैब आपने बनाई है ये वाली, इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो घूमकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आ जाते हैं, जिससे इसका एक नेट डाइपोल बन जाता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब ये एक तरफ को ओरिएंटेड हो गए। ठीक, तो आप समझ गए होंगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो पोलर और नॉन पोलर में नेट, दोनों में ही नेट डाइपोल मोमेंट बन जाता है। हम इसको पोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें पोलराइजेशन। द स्ट्रेचिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक एटम्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द एटम अंडर द एक्शन ऑफ applied electric field is called polarization. The stretching of dielectric atoms due to the displacement of charges in the atom under the action of applied electric field is called polarization. स्ट्रेचिंग हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने से। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिखिए, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो दो प्लेटें हैं उनको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं, आगे इसको डिफाइन करेंगे। हैविंग वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स आर चार्ज्ड so that electric field is set up between the plates। देखिए, अगर आपने तो यहाँ पर हम बना रहे हैं डायग्राम, जरा यहाँ पर देखना। एक हमने ये कंडक्टिंग प्लेट ले ली, दूसरी कंडक्टिंग प्लेट ले ली, और एक को ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दूसरे को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया। ऐसे इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। आपको अच्छी तरह से गॉस लॉ में ध्यान होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिंगल लेयर की वजह से जो फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ये जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ अगर अंदर देखेंगे तो राइट को होगा, ड्यू टू लेफ्ट सीट की वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव सीट की वजह से, और नेगेटिव सीट की वजह से भी राइट को होगा। क्योंकि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करते हैं वहां पर हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव रखें प्लस रिपेल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट को होगा। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखा तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, इसलिए इसका भी डायरेक्शन राइट को होगा। तो अंदर जो नेट फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिलाकर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। प्लेटें ये हमेशा कंडक्टिंग होती हैं। ठीक, तो आपने वहां पर नोट कर लिया है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा लिख देना, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और अभी जो हमने ये बनाया है डायग्राम, इसमें प्लेटों के बीच में वैक्यूम है। ठीक है ना, इन दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम है, इस बात का ध्यान रखें। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे, तो हम पहले आपको डायग्राम से समझाते हैं, फिर हम आपको थ्योरी नोट कराते हैं। ठीक, तो ये पहला डायग्राम ये है। इसके बाद ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रख दिया। ठीक, ये बाहर की प्लेट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर प्लेट है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये एरो लगा के लिख दिया है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर रख दिया है दोनों प्लेटों के बीच में। अब आपको मालूम है कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाउंड होता है तो वो पोलराइज्ड हो जाएगा, या दोनों को ही केस में, पोलर और नॉन पोलर में, एक डाइपोल मोमेंट बन जाएंगे। इस तरह से यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस तरफ माइनस इंड्यूस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि एक ही एटम में अगर एक तरफ नेगेटिव होगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव बन जाएगा। इसी की तरह से ये 3 एटम बनाकर दिखाए गए हैं। इसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स होंगे, तो पॉजिटिव के यहाँ एडजेसेंट नियर में ये नेगेटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा, इधर नेगेटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा। नेचुरल है, इसको इस तरह से दिखाया गया है, क्योंकि जितने ये पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव यहाँ पर इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक,
तो जो अंदर का इफेक्ट बन रहा है ये हमने कुछ लेयर से यहाँ 4 लेयर बनाकर एटम की दिखा दिया है। अब यहाँ पर ठीक से देखें, ये जो हमने डॉटेड करके ब्लैक से पोर्शन बनाया है इसका नेट इफेक्ट 0 मानते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस मिलकर ये प्लस माइनस ये मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जो इधर की लेयर आपकी आती है उसमें जो चार्ज बचेगा वो केवल आउटर सरफेस पर होगा नेगेटिव, और इधर जो लेयर का पार्ट है इसमें होगा पॉजिटिव चार्ज। अंदर के इफेक्ट को हम कैंसिल मान लेते हैं। यहाँ इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस न होने की वजह से, जैसे ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव पर टर्मिनेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे अंदर यहाँ नहीं है तो ये पॉजिटिव सीधे यहाँ पर नेगेटिव पर टर्मिनेट होगा। इसके मीनिंग है कि डाइलेक्ट्रिक को रखने पर उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक, इसी डायग्राम को थोड़ा सा रिफाइन करके यहाँ बना दिया है। इसमें एटम्स नहीं बनाए हैं, यहाँ ठीक से देख ले। ऊपर वाला में हमने दिखाया पॉजिटिव नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गया, यहाँ पॉजिटिव था वो नेगेटिव पर टर्मिनेट हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव का यहाँ नेगेटिव पोर्शन नहीं है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाउंड है इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये लेयर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ बाउंड है। ये दो वर्ड ध्यान रखना, फ्री और बाउंड। यहाँ प्लस से माइनस और अंदर फील्ड ये जाएगा। देखिए जो बाहर फील्ड नेट था उसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ ई नॉट दिखाया है। अंदर जो फील्ड बनेगा वो फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, उसे हम ई पी लिखते हैं, पी मतलब पोलराइजेशन। ठीक, और जो नेट फील्ड हुआ ये अपोजिट होगा क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, ये अपोजिट फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा, और ये तो डायरेक्ट ही चला गया तो ईपी जो है वो इसके अपोजिट होगा। इसका मतलब जो अंदर फील्ड बना वो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी बना। ठीक, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली ये क्लियर होता है कि जो फील्ड अंदर बनता है वो ई नॉट बाई के होता है। ये ई नॉट माइनस ईपी जो है वो ई नॉट बाई के इक्वल होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि डाइलेक्ट्रिक को अंदर रखने पर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो ई नॉट बाई के होता है। ई नॉट फील्ड जब होता है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखें और अंदर वैक्यूम हो, और अगर कंडक्टर रख दें तो अंदर फील्ड 0 होता है। ठीक, अब आप वहां पर नोट करें जरा, लिखिए सपोज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ नॉन पोलर एटम्स इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर पोलर भी होगी तो वो पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है ना। इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑन द लेफ्ट फेस ए नेगेटिव चार्ज, ऑन द लेफ्ट फेस ए नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ये वाला, इसको हम क्यू आई लिखते हैं। आई से मतलब है इंड्यूस, तो ब्रैकेट में लिखते हैं क्यू आई। लेफ्ट फेस ए नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट में माइनस क्यू आई, and on the right face bracket में plus qi appears there is no net charge in the interior of the dielectric। ये इसका मतलब है ये जो हमने डॉटेड पोर्शन बनाया है इससे अंदर का चार्ज एक दूसरे से कैंसिल हो गया। there is no net charge in the interior of the dielectric, the charges minus qi and plus qi on the surface of dielectric slab आर कॉल्ड इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज का फार्मूला हम आपको पहले लिखा चुके हैं और यहाँ पर हम फिर नोट कर दे रहे हैं। हमने कूलम्स लॉ में इंड्यूस चार्ज का फार्मूला लिखाया था माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 ओवर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जरा इंड्यूस चार्ज के फार्मूले पर आप ध्यान दें। जो मेटल होते हैं कंडक्टर होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तो ये 1 अपान इनफाइनाइट 0 हो गया, तो ये क्यू आई इज इक्वल टू माइनस क्यू हो गया। इसका मतलब कंडक्टर को रखने पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा। तो आप समझ गए होंगे फार्मूला, ये लर्न रखना आप। ठीक, देखिए द चार्जेज माइनस क्यू आई एंड प्लस क्यू आई ऑन द सर्फेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर called induced charge. Induced charge set up an electric field EP inside the dielectric। ये बनाया EP, जो चार्ज इंड्यूस हुआ उससे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ EP। इसे बोलेंगे फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। द डायरेक्शन ऑफ EP इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव along the direction opposite to the डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है जो कि लेफ्ट टू राइट है और ये अंदर राइट टू लेफ्ट होगा। इसका मतलब दोनों अपोजिट होंगे।
फिर ध्यान दें, द डायरेक्शन ऑफ ईपी, वेक्टर लगा देना ईपी पर, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव along the direction opposite to the direction of applied electric field E naught. Therefore, the resultant electric field in the dielectric is given by E is equal to E naught minus EP. E is called reduced, लिखना reduced value of electric field, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है, reduced value of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है के, हम उसको यहां से भी डिफाइन कर देते हैं, के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ reduced value of electric field on placing the dielectric between the plates of capacitor is called dielectric constant। ठीक, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ पर कंबाइंड कर दे रहे हैं। आपने कई जगह इसकी जो है वो डिफिनीशन को पहले भी पढ़ा है। यहाँ से बना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफिनीशन ई नॉट अपॉन ई, और यही आपको ध्यान होगा कि जब हम कूलम्स लॉ में पढ़ते थे तो ये रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको बोलते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये रिलेटिव परमिटिविटी। और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो अगर वोल्टेज के टर्म्स में आप देखें, वो भी चैप्टर में आपने पढ़ा है, तो वी नॉट बाई वी है, यानी वी नॉट वोल्टेज इन वैक्यूम में है और वी है जब अप्लाइड डाइलेक्ट्रिक है। और यही आगे चल के पढ़ेंगे, ये सी अपॉन सी नॉट होगा। सी जब कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ही है जो दोनों प्लेटें ले ली है, ठीक है, सी नॉट वैक्यूम में होगा और सी मीडियम में होगा। ये सी अपॉन सी नॉट के इक्वल होता है। जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड कर देते हैं तो कैपेसिटी वहाँ बढ़ जाती है। हम लोग आगे इसकी स्टडी करेंगे, ठीक। एप्सिलॉन वहाँ पर लिख देना अगर नहीं मालूम है तो। परमिटिविटी, नेक्स्ट आप हेडिंग डालें पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी लिखिए। पोलराइजेशन डेंसिटी की हेडिंग डालकर नीचे लिखें द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, जो अंदर डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। लिखिए द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम in a dielectric slab is called polarization density. If P is the induced dipole moment, जरा इसमें यहाँ पर लिखते समय स्मॉल p बनाना, यहाँ पर नोट कर रहे हैं P, ठीक, स्मॉल p बनाना। If P is the induced dipole moment acquired by atoms and if N is the capital N is the number of atoms per unit volume, then net dipole moment P is equal to NP। ये नेचुरल है कि जब P जो है वो आपका ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है और ये एक का है, तो ये जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल निकल आएगा आपका, ठीक है ना। इफ P is the induced dipole moment acquired by an atom है और N is the number of dipole moment per unit volume है, तो P is equal to NP के इक्वल हो गया, ठीक। नेक्स्ट आप लिखें इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू क्यू आई। आपको मालूम है इंड्यूस्ड चार्ज क्यू आई से लिखते हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्यू आई है, डी डिस्टेंस है, तो ये डाइपोल मोमेंट के इक्वल हो गया क्यू आई इंटू डी। लिखिए क्यू आई इंटू डी, डी लिख दो थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये डाइपोल मोमेंट बन गया। तो जो आपका पोलराइजेशन डेंसिटी है वो क्या होती है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो आपने जो पोलराइजेशन डेंसिटी P है वो डाइपोल मोमेंट को लिखा है क्यू आई इंटू डी, और जो वॉल्यूम होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी मल्टीप्लाई करो, डी से कैंसिल हो गया तो क्यू आई अपॉन एरिया, ये आपका बन गया पोलराइजेशन डेंसिटी। और ये मालूम चार्ज अपॉन एरिया है, ये पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी होती, इसको हम सिग्मा P से लिखेंगे, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि क्यू आई जो है वो इंड्यूस चार्ज है,
तो यहाँ नीचे नोट कर दें सिग्मा पी इज इक्वल टू पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब हुआ कि जो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन के इक्वल है। नीचे यहाँ नोट कर दें इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। नोट किया? थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है ये, मेन पॉइंट आप इसके जो है वो लर्न रखना। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, इन हेडिंग नहीं इसी में आगे लिखें, लिखिए रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जैसे आपको मालूम है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन अंदर जब डाइपोल आपने डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो उसके अंदर जो डेंसिटी होगी वो ड्यू टू पोलराइजेशन भी बनेगी, जैसा कि आपने अभी लिखा है पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा पी से। तो जो रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पर ध्यान दें वो इज इक्वल टू होगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर पोलराइजेशन नहीं है तो फील्ड कितना था सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा है पोलराइजेशन के ना होने पर जो फील्ड है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन जब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो जो अंदर रेड्यूस्ड वैल्यू है वो सिग्मा माइनस सिग्मा पी लिखा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जरा ध्यान दें, हम इसको अलग कर रहे हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट नेट फील्ड होता है, हम इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप नोट कर दें, इसका मतलब E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, और अभी अभी आपने नोट किया है कि जो सिग्मा पी है वो आपका वो पोलराइजेशन के इक्वल है। तो यहाँ पर जो रेड्यूस्ड वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E की है हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर रहे हैं ई नॉट माइनस पोलराइजेशन डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला बना E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P इज इक्वल टू P अभी ड्राइव किया आपने। ठीक, नेक्स्ट अब हेडिंग डालें आप इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी लिखिए द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी लिखा, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी लिखिए पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ, पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिखा है, पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है P वो डायरेक्ट जो है जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि P प्रोपोर्शनल E। इसको जब हम इक्वल करते हैं तो थ्योरी में दो कांस्टेंट लगाते हैं, P इज इक्वल टू, ये x की तरह इसको काई बोलते हैं, CHI यही ससेप्टिबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट इनटू E। ध्यान से नोट करना, P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट और E। हमने फिर ध्यान दें, हमने लिखाया है कि पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि P प्रोपोर्शनल E होगा। जब इसको इक्वल करेंगे तो P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट इनटू E आता है। काई को नोट करें, CHI लिखिए, कुछ लोग चाई भी बोल देते हैं, लिखिए चाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द स्लैब, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द स्लैब। इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ध्यान रखना जरा, इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नोट किया? अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दे रहे हैं। देखिए जरा यहां पर बना रहे हैं, जरा ठीक से देखना। इसकी जो P की वैल्यू आपने निकाली है वो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में इसमें पुटअप करेंगे।
ई इज इक्वल टू, तो क्या आएगा ई नॉट माइनस ई की वैल्यू पुटअप कर दें काई एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें ई नॉट माइनस काई ई। अब इसको लेफ्ट में ले आए तो ई को कॉमन ले लें तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू एक्स की तरह बनता है इटैलिक, नेट में आप चेक कर लेना, इज इक्वल टू ई नॉट। अब ई को यहाँ पर डिवाइड कर दें, ठीक है, ई को उधर लाकर डिवाइड कर दें तो क्या बना 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, और ई नॉट बाई ई अभी आपने लिख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, किसके इक्वल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल है, तो 1 प्लस काई इज इक्वल टू के इक्वल हो गया। छोटा सा डेरिवेशन है, 1 प्लस काई इज इक्वल टू के इक्वल हो गया। ये जो है आपका जो है वो डेरिवेशन अगर सिलेबस में कराएं तो कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना, थोड़ी इसकी थ्योरी ध्यान रखना डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है, थ्योरी ये काम आती है। तो हमने ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको जो है वो इस वीडियो में जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का बिहेवियर, अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होगा, ठीक है ना, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसकी स्टडी की है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि हमने जो ये थ्योरी आपने स्टडी की है, इस थ्योरी में एक बार जब प्लेटों को बैटरी से अटैच करके और प्लेटों को चार्ज दे दिया तो यहाँ से बैटरी को हटा दिया गया है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। कैपेसिटर के लास्ट थ्योरी में आपको समझाया जाएगा कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक बैटरी को लगे लगे अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालें तो उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस नहीं होता है, ध्यान रखना। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का कि अगर प्लेटों में हम बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, अगर किसी जगह बैटरी का कनेक्शन है तो इसका मतलब होता है परमानेंट कि वो वोल्टेज कांस्टेंट है। अगर इसमें जैसे ही आपकी ये 2 प्लेटें हैं और अंदर वैक्यूम है, इसमें अगर हम यहाँ बाहर से बैटरी लगा दें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सेटअप हो जाएगा। ओके, तो वैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वैक्यूम में ई नॉट से लिख रहे थे, तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अगर इस पोजीशन में अगर हमने बैटरी को हटा दिया और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक को डाला तो ये फिनोमिना होगा जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने बैटरी को कनेक्ट रखा और तब हमने अगर डाइलेक्ट्रिक डाला तो वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस नहीं होने देता है। क्यों? एक तो बैटरी का काम होता है कि जिन टर्मिनल्स में वो लगा दोगे वो अपने पोटेंशियल को वहां पर मेंटेन रखती है, ठीक, और जितना चार्ज रिड्यूस होगा वो बैटरी सप्लाई कर देगी, क्योंकि सप्लाई लाइन मौजूद है, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उतना ही सेटअप हो जाता है। तो बैटरी का जब डिसकनेक्शन है तब ये सारी थ्योरी है कि जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक को रखने पर उसके अंदर ई नॉट बाई के हो जाता है। कुल मिलाकर आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक को रख देंगे तो अगर पहले वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा तो उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाएगा। तो ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपेसिटर का डिस्कशन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।